हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं छायावाद युग से टॉप 30 क्वेश्चन। आज हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम जो हिंदी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो 8 जून को होना है। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं और इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपको 30 अप्रैल से पहले जो है वो फिल कर देना है। तो इसके लिए मैंने जो है वो 500 प्रश्नों की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मिलेंगे। इससे बाहर आप यकीन मानिए आपको हिंदी में कोई भी प्रश्न जो है वो टेट के एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है, हम छायावाद युग से चल रहे हैं क्योंकि छायावाद युग जो है ये बहुत स्कोरिंग है टेट के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपको डायरेक्टली बहुत से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो ये मिलता है आपको मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुटधर पांडे का जन्म भी याद रखिए 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कवि हैं, ठीक है, जिनका जन्म अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। यहाँ पर है आपके पास पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता, ये हैं निराला। ठीक है, कि आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर अकेला पंचवटी आपके पास आता है, ठीक है, इसको इरेज करती हूँ, अगर अकेला पंचवटी आता है तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी, और पंचवटी प्रसंग अगर इकट्ठा आता है तो फिर ये निराला की रचना हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को ही आपको बता दिया कि पंचवटी प्रसंग आएगा साथ में तो निराला की हो जाएगी, अकेला पंचवटी आएगा तो मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। इसके अलावा ये मैथिली शरण गुप्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म बिल्कुल याद रखिएगा 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। केशव दास जो हैं 1555 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के जो 4 स्तंभ आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। ठीक है, टेट के एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। जन्म बिल्कुल याद रखिएगा 1890 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है, और निराला का 1899 ईस्वी में निराला का जन्म हुआ है। इनका जन्म याद रखना है आपने, महिषादल गांव है और मेदिनीपुर जिला बंगाल में इनका जन्म जो है वो हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है। पूछा क्या है कि छायावाद में वक्रता का वैभव, अगर कूट में प्रश्न बना तब भी आप आराम से कर लोगे। प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है, तो याद रखना है कि जो प्रसाद का जो काव्य है इसमें आपकी अभिव्यंजना जो है वो मिलती है। ठीक है, किसकी अभिव्यंजना जो है वो आपको प्रसाद के काव्य में मिलती है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सस्ययी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो कवि हैं वो कौन है। क्या सस्ययी काव्य, ये वियोगी हरि ने जो है वो सस्ययी लिखी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपके हरिऔध आते हैं, हरिऔध का जन्म याद रखिएगा 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है। आपको डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, आपको यहाँ से छायावाद से आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैं आपको 500 प्रश्न यहाँ से देने वाली हूँ। ठीक है, और इन 500 MCQ में आपको डेफिनेटली प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। तो छायावाद बोला केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था, तो ये किया था महादेवी वर्मा ने। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में ही आप शुक्ल हैं, अज्ञेय हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं और महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, इनका जन्म बिल्कुल याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1914 ईस्वी में, अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में और शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ लिया या आपसे कभी पूछ लिए, ठीक है, तो फिर आपको उलझन हो जाएगी। इसलिए मैं बेसिक से कभी बता रही हूँ जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अरे 6 कहाँ गया।
चलिए, प्रश्न नंबर 6 है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको छायावाद में देखने को मिलती है। अच्छा, टेट के एग्जाम में और बहुत पूछा जाता है, समय बहुत पूछा जाता है, समय अवधि बहुत पूछी जाती है, क्योंकि सब बेसिक है तो बिल्कुल आपसे बनेंगे ये प्रश्न। याद रखना है जो आपका पहले छायावाद है यहाँ पर कि रहस्य भावना किस में पाई जाती है, कौन से काल में, तो ये आपके छायावाद में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले छायावाद का ही समय देख लेते हैं। छायावाद का समय है 1918 से 1936 के बीच में आपका छायावाद का समय है। ठीक है, द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग की अगर बात करें हम तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920, ये आपका द्विवेदी युग का समय है। प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगति 1936 से आपका 1943, और फिर आपका प्रयोगवाद आता है तो आगे ये आपके प्रयोगवाद 1943। ठीक है, 43 है ना। तो ये समय मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, आप याद रखिएगा 1900, ठीक है, 1918 शुरुआत का ही लिख रही हूँ, बाकी मैंने लिखा है पहले आप देख लेना। ठीक है, 1936 और 1943 ये समय है, और ऐसे ही प्रश्न आपको टेट के एग्जाम में बनने वाले हैं। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, तो ये है प्रेम पथिक। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम पथिक। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की वैसे भी जो भी रचनाएं आपको लगी मतलब है ना, देखो छायावाद के तो 4 ही मेन स्तंभ हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, आपके जयशंकर प्रसाद का ये कामायनी के जो सर्ग हैं उनको बिल्कुल पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल प्रश्न वहाँ से बनने वाला है, बनेगा आपको डेफिनेटली। प्रसाद की जो इनका याद रखना है, जन्म इम्पॉर्टेंट है प्रसाद का, 1889 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी पहली जो रचना आती है वो उर्वशी आती है, पहली बिल्कुल याद रखनी है, 1909 में उर्वशी आती है। ठीक है ना, क्योंकि वो आई हुई है पहले, वो जो इनका चंपू काव्य है, फिर इनकी वन मिलन आती है, प्रेम राज्य आता है, अयोध्या का उद्धार आता है, इस तरह की आती है। उसके अलावा आपको जो जयशंकर प्रसाद की जो क्रम में लगाने वाली रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये बहुत पूछा जाता है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, है ना, इनका क्रम आता है लगाने के लिए, आपको याद रखना है। झरना 1918 में, आंसू 25 में, लहर तत्ती थी 1933 में। ठीक है, और आपकी कमायनी 1935 ईस्वी में। ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, झरना 1918 में, आंसू 1925 में। ठीक है, प्रेम पथिक आपका 1909 में, और कानों में कुसुम पहने थे, तेरे कुसुम, तेरे से 1913, है ना। मैं आपको ट्रिक से भी चाहे बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रेम के पथ पर चला, नहीं, नहीं से 9 याद करना है। झरने के नीचे खड़ा होकर इंसान, ठर, ठर से 1918। आंसू जो थे ये 2-5 आंसू 25। कानों में 13 कुसुम पहना 1913 में। झरना, आंसू, लहर जो होती है ये कैसी होती है, बहुत तत्ती, तत्ती यानी कि 33। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है कमायनी, तो 1935 ईस्वी में। यह झरना, आंसू, लहर, कमायनी, इनका तो आप क्रम याद रखिएगा, आपको बिल्कुल आएगा ये। ठीक है, तो चलिए, हाल फिलहाल में प्रश्न था हमारा कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था, तो ये थी आपकी प्रेम पथिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपने याद रखना है कि इनकी जो प्रथम कविता आती है वो सावन पंचक आती है। ठीक है, जो कि भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। आगे चलते हैं, बताने के लिए बहुत है पर अभी हम MCQ कर रहे हैं तो इतना ही करते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका, जूही की कली, ये इसका आपसे पूछा है कि ये किस, ये छंद दिए हैं यहाँ पर आपको, है ना, कि आपसे पूछा है कि किस छंद का उदाहरण है आपका जूही की कली, तो ये आपका मुक्तक छंद का उदाहरण है। ठीक है, अब मुक्तक छंद कैसा छंद होता है, देखो नाम से ही लग रहा है ना, मुक्तक है मतलब जिसमें कोई भी वर्ण या फिर आपके जो ये होते हैं ना, वर्ण होते हैं, ठीक है ना, ये शब्द होते हैं, उनकी कोई बंदिश नहीं होती है, वो बंधनों से बिल्कुल जो है वो मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे कहा जाता है मुक्तक छंद, जिनमें वर्णों की कोई भी, जैसे अब देखो ना यहाँ पे अगर आपको अच्छे से बताऊं, जैसे आपके ये मात्रिक छंद लिखा हुआ है, ठीक है, मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद का आपको देखो, छंद भी बहुत आते हैं टेट के एग्जाम में, है ना, आपसे मात्रिक छंद
वही रिपीटेड है, कुछ नहीं है। दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, छप्य, ये सब आपके मात्रिक छंद हैं, ठीक है। अब मात्रिक का मतलब है कि मात्रा में ही निश्चित होंगे, वो जो दिया गया है वो वैसा ही होगा। अब मात्रिक छंद जैसे दोहा होता है आपका, ठीक है। दोहा में क्या होता है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो आपका दोहा होता है। इसको वैसे भी याद करके आप जाइएगा, आपको बिल्कुल आना है। रोला, ये भी आपका मात्रिक छंद होता है। रोला के प्रत्येक जो चरण है ना उसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और ये जो पहला 11 और फिर 13, ठीक है, ऐसे उनको याद रखना है। चौपाई बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उसी तरह से कुंडलियां बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी आपका जो है विषम मात्रिक छंद होता है। ये आपका इसका जो है ये छंद जो है ना आपका, ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है कि जो छंद दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है वो कौन सा होता है। जो छंद दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है वो कौन होता है, वो आपका कुंडलियां होता है। बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, ये वार्णिक छंद रह गया। वार्णिक छंद कौन से होते हैं। वार्णिक छंद प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो क्रम में रखे जाते हैं, जिनमें आपने देखा होगा तगन, मगन, जगन, ऐसे वाला जो होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके वार्णिक छंद होते हैं, जैसे इंद्र, ब्रज आपका वार्णिक छंद हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से आपका द्रुत, विलंबित, फिर आपका सवैया, फिर कबित, ठीक है, ये सारे ही आपके वार्णिक छंद होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई बात हमारी। यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं मुक्तक छंद की, कि मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं वो खुद निराला हैं, पर इसके जो जनक हैं मुक्तक छंद के वो वॉल्ट कवि व्हिटमैन है। वो भी आपने याद रखना है। देखो जन्म देने वाला और है और इसको आगे लेके जाने वाला और है। तो जन्म जो था वो वॉल्ट कवि व्हिटमैन ने दिया था, और निराला ये ने जो मुक्तक छंद है इसको आगे इसका परिवर्तन किया था, यानी कि इसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे, चलिए निराला का जन्म कर लिया, चलो आगे करते हैं। 1899 भी याद रखना है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पंत की पहली रचना कौन सी, आपको ये बताना है। पंत की पहली रचना कौन सी है। वीणा, ग्रंथि, गिरिजे का घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते ही पता लग रहा है कि इनकी जो ये गिरिजे का घंटा 1916 ईस्वी में है ना, ये है इनकी प्रथम कविता, ठीक है। कौन सी है, यहाँ लगा देती हूँ, गिरिजे का घंटा। अब ये जो आपके पंत है ना, इनका जन्म याद रखिएगा। 1900 में इनका जन्म जो है वो हुआ है कोशानी, अल्मोड़ा, इलाहाबाद। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी, जन्म इनका अल्मोड़ा में, ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये PYQ के भी प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 श्रेणियों में बांटा था। 4 श्रेणियां, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी, है ना। अगर फिर ये देखो यहाँ पूछा है सिर्फ ये कि पंत की पहली रचना। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए पंत की पहली छायावादी रचना कौन सी है, फिर क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे उच्छ्वास, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। उच्छ्वास, ठीक है, क्या है, उच्छ्वास, वो भी याद रखनी है आपने, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो पंत को ही दिया गया था, चितंबरा पर 1968 में, ठाट बाट के साथ, ऐसे करके याद रख लेना। लोकायतन इनका महाकाव्य है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। और लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। तो बताने के लिए बहुत है, पर अभी हम इतना ही करेंगे। अगर आप हमारी क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमारी क्लास में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है, तो आकाशगंगा काव्य संग्रह ये राम कुमार वर्मा का है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में, भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में, उदय शंकर भट्ट का जन्म जो है ये अब आपका 1898 में। शंकर से ले लेना, जयशंकर प्रसाद का 1889 है, ठीक है। और इनका उलट कर देना, ऐसे आप याद रख पाओगे इसको अच्छे से। अगर इनका भी करना चाहो तो 1897, ठीक है। इनको सरसरी देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है, तो ये आपकी महादेवी वर्मा की है, ठीक है। ये प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं,
किसी भी एग्ज़ाम के लिए छायावाद में यही सबसे इम्पॉर्टेंट कवि हैं। 1899, 1890, 1907 और 1900 में इनका जन्म हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। छायावाद की काल अवधि क्या मानी गई है, अभी पीछे ही बता के आई हूँ मैं। 1900 से 1936, यहाँ 38 दिया, 36 और 38 के बीच में आप याद रख लीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम में आएगा ऑप्शन वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है, तो ये आपके प्रसाद का है, ठीक है। प्रसाद का जन्म फिर बता देती हूँ, 1889, 1900 में आपके ये पंत हैं, 1905 में ये हैं, निराला 1899 में है और ये 1890 में है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो ये आपके नंदुलारे वाजपेयी ने की है, ठीक है। किसने, नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में, 1884 में आपके रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके लिखा गया है, तो ये आपके निराला के, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है, बार बार बताऊंगी तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दिनकर का बता देती हूँ, 1908 ईस्वी में दिन में ही इनका जन्म हो गया था। हमारा प्रश्न था कि रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है, तो ये निराला की रचनाओं को। हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य किसका है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आता है ये वाला प्रश्न आपका। श्याम नारायण पांडे का है, ये छायावादी कवि हैं आपके। और जौहर भी इनका एक आता है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा आप। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय का मधुर भार काव्य कृति किसकी है, ठीक है, तो आप सोच भी नहीं पाओगे, ये रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत कम लिखे हैं, जैसे इन्होंने निबंध जो हैं वो ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है, बाकी काव्य कृतियाँ बहुत कम लिखी हैं, इसलिए बता रही हूँ। रामचंद्र शुक्ल का है ये, ठीक है। हृदय का मधुर भार ये शुक्ल का है, 1884 में शुक्ल का जन्म हुआ है। पंत का 1900 में, निराला का 1899 में और आपके प्रसाद का 1889 में, ठीक है। मुझे आदत है बार बार जन्म जितनी बार पढ़ती हूँ कभी का बोलती हूँ तो याद रहते हैं, आपको ऐसे याद रहेंगे। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है, तो एकलव्य नामक कृति के जो लेखक है वो है आपके राम कुमार वर्मा, है ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदुलारे वाजपेयी हैं आपके। यहाँ पर नंदुलारे वाजपेयी का जन्म बता देती हूँ, 1906 ईस्वी में, ठीक है। छींकते ही रहते थे, ऐसे कर लेना। भगवती के चरणों में 3 बार गई, राम कुमार 1905 ईस्वी में। आगे वही प्रश्न, निराला का जन्म कहाँ पर हुआ, भी पीछे बता के ही आई हूँ। इनका जन्म बंगाल, ठीक है ना। तो याद रखना है, निराला का जन्म जो है ये बंगाल में हुआ है, ठीक है। मेदिनीपुर जिला, महिषादल गांव और बंगाल में। कब हुआ है निराला का, 1899। इस ना करते ही निराला का जन्म हो गया, ना कर रहा था, जन्म हो गया। ना से 99 याद रख लेना आप। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है, साकेत का जुड़ा हुआ है लक्ष्मण और उर्मिला से, है ना। बहुत अच्छा है साकेत, आपको नेट के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है आपको साकेत, ठीक है, और बहुत अच्छा है ना। चलो देखते हैं। अब साकेत को याद रखना ना, इसके 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ जो कि आती हैं एग्जाम में, ठीक है। साकेत ये रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो है वो माना जाता है साकेत, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है, प्रश्न ऐसे ही आएगा आपको, मैं आपको पूरे की पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है ना। प्रश्न अभी ऐसा है, अगली बार कुछ और घुमा के आ जाएगा इसी के आसपास कि रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा माना जाता है, तो ये साकेत को ही माना जाता है, ठीक है। उसके साथ आप इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, 1931 है साकेत का प्रकाशन वर्ष। साकेत रचना की जो मूल प्रेरणा थी, ये इनको जो थी वो महावीर प्रसाद का एक लेख था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, वहाँ से ही इनको मिला था। साकेत का अर्थ क्या होता है, तो साकेत शब्द जो है इसका अर्थ होता है अयोध्या, और ये मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो ये पाली भाषा का शब्द है। याद रखना है आपने, आपको आएगा यहाँ से प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निराला की लंबी कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है।
ये भिक्षुक नहीं है। कुकुरमुत्ता इनकी लंबी कविता है, इसके 2 भाग हैं, ठीक है। सरोज स्मृति इनकी लंबी कविता है जो कि हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। 18 वर्ष की इनकी पुत्री थी सरोज, जो कि 18 वर्ष में ही जो थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसी के विरह में इन्होंने ये सरोज स्मृति गीत लिखा था जो कि हिंदी का प्रथम शोक गीत है और इसीलिए इसको इन्होंने गीता के 18 अध्याय भी कहा है। राम की शक्ति पूजा इनका लंबा है, ठीक है। ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका राम की शक्ति पूजा 1936 में, ठीक है, और कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी ये। आगे चलते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। तो कौन था विरह में चिर? ये थी आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म 7/7 में ही हो गया था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पंत की पूछे छायावादी कौन सी नहीं है? ये ग्राम्य जो है ये नहीं है, ये इनकी प्रगतिवादी रचना है, ठीक है। पल्लव, ग्रंथि, वीणा ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं पंत की, ठीक है। पंत की रचनाएं वैसे भी आपको याद रखनी है। छायावादी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उग्र वीणा पल भर गूंजती है, ये उग्र से आ गया, ऊ से आ गया उच्छ्वास, ग से आ गया ग्रंथि, ठीक है। वीणा से वीणा आ गया, पल भर से पल्लव आ गया, गूंजती से गुंजन आ गया। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा स्थायी हुई थी 27 में, पल्लव 28 में और गुंजन 32 में, ठीक है। और ये इनकी प्रगतिवादी रचना है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य 3 ही इनकी आती हैं, वो आप याद रखना, ठीक है। और बाकी आप जो किरण स्वर्ण वाली होंगी वो इनकी अंतस चेतनावादी रचनाएं होंगी, ठीक है। और नव मानवतावादी जैसे उत्तरा ने कला और बूढ़ा चांद पाने के लिए अति कर दी थी, लोगों ने उसे चीर दिया, चीर से चितंबरा याद रखना, ठीक है ना। ट्रिक के साथ तो मैं करवा दूं, पर अभी हम सिर्फ MCQ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? ये निराला के अलावा कोई नहीं इस काम को करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने, निराला को, ठीक है। लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश निराला के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न नंबर, मुक्तिबोध का जन्म याद रखना है, मैंने बाकी सबके बता दिए हैं पीछे। 1917 ईस्वी में मुक्तिबोध है और 1911 में आपके आगे है, 1908 में आपके दिनकर हैं, 1899 में आपके निराला हैं। आप ना, ऐसा होता है ना कि जितनी बार आप जिस कवि को पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं, ये बेसिक अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको इनका जन्म याद होना ही चाहिए, है ना। तो जितनी बार इनको पढ़ते हो उतनी बार जन्म बोल लो, इनका क्या ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? तो ये आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। यहाँ पर भी आपके माखनलाल चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट कवि हैं, तो इनका जन्म भी बनता है ना। जब जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है ना, कि शंकर भगवान को हम माखन भी खिलाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। दिनकर का मैं आपको बता के आ गई हूँ 1908 में। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इनका जन्म याद रखना पड़े, पर इनका याद रखना पड़ेगा। अपराजिता के लेखक थे हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रश्न नंबर 26 है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं कौन? तो रविंद्र कविता कानन के जो आपके लेखक हैं ये हैं आपके निराला, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिऔध का जन्म नहीं बताया मैंने, 1865 ईस्वी बता देती हूँ, बाकी सबका बता के आ गई हूँ मैं आपको, ठीक है। नहीं तो बोलोगे बार बार मैं जन्म बता रही हूँ, है ना। चलो आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का नहीं बताया, शायद 1886 में लिख देती हूँ फिर भी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, छायावाद में कायिक भावनाओं का शिट शेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? शिट शेषक होने की बात जो है ये किस आलोचक ने मानी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, ठीक है। हजारी का जन्म नहीं बताया है मैंने, 1907 ईस्वी में बता देती हूँ। नामवर सिंह का जन्म भी नहीं बताया है, ये भी आपके छैल छबीले इंसान है, 1926 ईस्वी। आगे चलते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? ये आपके मुकुटधर पांडे ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? तो रहस्यवाद और पद्धति विशेष है, ये पद्धति शब्द ही आप शुक्ल का ले सकते हैं, रहस्यवाद और पद्धति, ठीक है, ये किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 30 है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की कवित्री थी। ये प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विषम कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमल की कह कथा पुरातन। कविता के शीर्षक, इसका शीर्षक पूछा, ये अस्ताचल रवि, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो ये आपकी निराला की है, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 32 क्वेश्चन। आगे वाली वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, जिसमें भी हम जो है वो 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरी क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप हमें इसके अलावा टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।